व्यापार पैसे से संबंधित पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस कर लिए और लगभग व्यापार पैसे से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चंस हैं अलग अलग पैटर्न में, जैसे कि आपका वकील का हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट का हो गया, डॉक्टर का हो गया, आपके टीचर्स के हो गए, यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। अब इसमें यदि किसी प्रकार से आपको कोई डाउट होता है या कुछ आपको पूछना हो तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उसको देखिए, समझिए। यदि मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हम आगे की जो शीर्षक है हम उसमें पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमको सिलेबस भी पूरा करना है। तो सिलेबस और टाइम को देखते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम इनकम के जो सोर्स है उसके चौथे स्तंभ पर पहुंच रहे हैं, अर्थात फोर्थ आपका हेड होगा कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। हम इस पे बात करें, ठीक है। कैपिटल गेन, पूंजी लाभ क्या है? अब ये प्रायः एक व्यक्ति जो है अपने संपत्ति यानी कि उसकी जमीन जायदाद, यानी कि जमीन है, मकान है, सोना है, चांदी है, अंश है, मोटर कार है, ये सारी चीजों को वो बेचकर लाभ प्राप्त करता है। और ये लाभ जो है वह पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत आता है। यहां पर हम संपत्तियों के विक्रय से जो लाभ है ना, आयकर अधिनियम के अंतर्गत पूंजी लाभ के अंतर्गत इसकी गणना की जाती है और इसकी कर योग्यता पर है। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि भाई देखिए, पूंजी लाभ आय का चौथा महत्वपूर्ण शीर्षक है। व्यापार अथवा पैसे के लाभ शीर्षक में करदाता को व्यापारिक माल के क्रय विक्रय या उसकी सेवाओं की पूर्ति से होने वाली आयों को शामिल करते हैं हम, जबकि पूंजी लाभ शीर्षक में ऐसे संपत्तियों के हस्तांतरण को लाभ हानि में शामिल किया जाता है जिसका हस्तांतरण व्यापार की डेफिनेशन में नहीं आता, व्यापार की परिभाषा में नहीं आता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ये देखें कि एक करदाता जो है वो फर्नीचर का बिजनेस करता है और ऐसी स्थिति में फर्नीचर की जो सेल होंगे यानी विक्रय होने से उसका लाभ हानि जो है वह व्यापार, ये पैसे शीर्षक के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक दूसरा करदाता जिसका व्यापार कपड़े का है, यदि दुकान का फर्नीचर वो बेचता है तो इससे होने वाली उसकी जो लाभ हानि है उसको हम कौन सी शीर्षक में लेंगे? पूंजी लाभ शीर्षक में लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आयकर अधिनियम की धारा अंडर सेक्शन 45A है ना, 45(1) के अनुसार गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से उदय यानी उपार्जित होने वाला लाभ या आय पूंजी लाभ कहलाएगा या कहलाता है। अर्थात हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं, जब कोई स्थायी या अस्थायी संपत्ति उसे प्राप्त करने की लागत से अधिक मूल्य पर बेची या हस्तांतरित की जाए तो प्राप्त प्रतिफल जो उसका रिटर्न मिलता है और लागत मूल्य का अंतर जो कास्ट होगा, ठीक है, उसका अंतर, ये पूंजी लाभ कहलाता है। ठीक है,
और इसके विपरीत प्राप्त करने की जो लागत है, यानी कि कम मूल्य पर हस्तांतरित की जाती है, तो अंतर जो है वह पूंजी हानि है। यदि अधिक पर होता है तो वह लाभ होगा, और यदि कम पर होता है तो हानि होगा। यानी कि पूंजी लाभ और पूंजी हानि, ये दो चीजें हैं। भाई हम यहाँ पर हम पूंजी गेन कर रहे हैं, कैपिटल गेन, पूंजी लाभ, लेकिन भाई ये उसका अधिक होगा तभी लाभ होगा। प्लस में आएगा तो लाभ है, माइनस में आएगा तो हानि है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर की राशि को देखेंगे, अंतर की राशि। ठीक है, तो ये लाभ और हानि दोनों ही उसमें होगा, पूंजी हानि और पूंजी लाभ। ये आयकर के अंतर्गत चौथा मुख्य शीर्षक है जो कि हम चल रहे हैं। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, बिकम फाइनल ईयर में हम इसको केवल बेस करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि पूंजी लाभ किसे कहते हैं, व्हाट इज कैपिटल गेन, कैपिटल गेन क्या है। तो मैंने अभी जैसे बताया कि पूंजी लाभ शीर्षक में ये समस्त लाभ संयोग होते हैं जो किसी भी गत वर्ष में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त होते हैं। ये पूंजी लाभ उस गत वर्ष की आय माने जाते हैं जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है। पूंजी लाभ शीर्षक में उन्हीं संपत्तियों के हस्तांतरण पर लाभों को शामिल किया जाता है जो व्यापार की परिभाषा में नहीं आते हैं, व्यापारिक परिभाषा में नहीं आते। इसके पहले हमने बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंतर्गत हमने आयकर अधिनियम को समझा। तो जो बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अलावा जो इस हेड में नहीं आते वही आपके कैपिटल गेन के अंतर्गत आएगा। तो इसके लिए मैंने उदाहरण बताया आपको कि भाई एक फर्नीचर का व्यवसायी है और फर्नीचर का व्यवसायी जो है वो अपने व्यापार के लिए फर्नीचर की बिक्री करता है और बेचता है, तो उससे उसका जो प्राप्त लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो उसका व्यवसाय कौन सा है, व्यवसाय ही उसका फर्नीचर का है, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला गया। और यदि मान लीजिए दूसरा वहीं पर एक कपड़े का व्यवसायी और उसने फर्नीचर का जब करता है तो वो क्या हो गया, उसके पूंजी लाभ शीर्षक में चला गया। तो यहाँ पूंजी लाभ का जो प्रमुख जो एलिमेंट है, मेन एलिमेंट, वो क्या बताएगा आपका, तत्व हम कहें या एलिमेंट्स। ठीक है, मेन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल गेन, मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, इसके प्रमुख तत्व आप ये कह सकते हो, मेन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल गेन। इसमें सबसे पहले तो हम लेते हैं कौन सी चीज लेंगे, कैपिटल एसेट्स, पूंजी संपत्ति। ठीक है, दूसरा इसमें हो जाएगा आपका कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा इसमें कैपिटल गेन। ठीक, पूंजी लाभ की गणना, ये तीन मुख्य बातें हैं जिसको आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं। पूंजी संपत्ति जो है वो क्या है भाई, मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स हम बात कर रहे हैं ना भाई, कैपिटल एसेट्स पूंजी संपत्ति, तो ये क्या है, मैं इसको थोड़ा फास्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हो। तो ये है आपका आयकर अधिनियम के अंडर सेक्शन 240, इसमें इसको परिभाषित किया गया है कैपिटल एसेट्स को, यानी कि पूंजी लाभ पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण पर ही उत्पन्न होता है, वहीं से होगा ये। अतः यहाँ पर पूंजी संपत्ति का जो अर्थ है इसको जानना भी आवश्यक है।
कि भाई ये पूंजी संपत्ति है क्या चीज, हम पूंजी लाभ की बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ये होता है कि करदाता को जो प्रत्येक प्रकार की जो संपत्ति है, चाहे स्थायी हो, अस्थायी हो, भौतिक हो, अभौतिक हो, अदृश्य हो, टेंजेबल हो, नॉन टेंजेबल हो, इनको सबको शामिल किया जाता है इसमें। और संपत्ति है कैपिटल एसेट्स, इसमें करदाता के व्यापार पेशे से संबंधित यह भी हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने आपको फॉर एग्जांपल भी बताया, और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही स्थितियां हैं। तो करदाता का जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, आपके आभूषण है, आपका बिजनेस गुडविल है, शेयर है, सिक्योरिटीज है, या फिर हम कहें कि पट्टे के अधिकार हैं, या मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस है, अनुज्ञा पत्र जिसको कि कहा जाता है, ये सभी पूंजी संपत्तियों में शामिल होते हैं और एक व्यापारी संस्था को पूंजी संपत्ति में शामिल करते हैं। इसमें थोड़े से कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि आपका स्टॉक इन ट्रेड, व्यापारिक स्कंध, तो उपभोग सामग्री यानी कि कंज्यूमर, रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल का व्यापार या पेशे के लिए, तो व्यवसाय से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होते हैं। पर्सनल यूज के लिए यानी निजी प्रयोग की जो वस्तुएं हैं, इनमें पहनने के आपके कपड़े हैं, घरेलू सामान है, मोटर कार है, फर्नीचर, टेलीविजन आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा शामिल होते हैं। किंतु यहाँ सोना चांदी या बहुमूल्य धातु जो है, आपके आभूषण, इन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। सोना यानी गोल्ड है, आपके सिल्वर है, प्लेटिनम है, या ऐसे आपके कॉस्टली स्टोन है, आभूषण है, अथवा आपके क्लॉथ है, फर्नीचर है, ये सब पूंजी संपत्ति माने जाते हैं। बहुत से आपके बर्तन भी होते हैं जो उपयोग करते हैं। तो सेक्शन 45(1) में कैपिटल को कहा गया एनी प्रॉफिट और गेन arising from the transfer of capital assets effected in the provision year shall be changeable to income tax under the head capital gains and shall be deemed to be the income of provision year in which the transfer took place. However, will completing capital gains exemptions provided in the section 54, 54B, 54D, 54EC, 54EF, 54F, 54G, 54GA, 54GB and 54H will be operated. ये इतने सारे आपके सेक्शंस हैं, जिन सेक्शनों में अलग अलग तरीके से अलग अलग उसके डेफिनेशन हैं, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें कहाँ हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति नहीं माना जाता किनको, या इनके हस्तांतरण से हुए लाभों को पूंजीगत लाभ नहीं माना जाता, जैसे कि मान लो पुरातत्व संग्रह, आर्कियोलॉजिस्ट, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, आर्ट कलेक्शन, स्टेचूज, आपके आर्ट गैलरी, ज्वेलरी, और भारत में स्थित कृषि भूमि, ऐसी कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा जो
शहरी क्षेत्र में स्थापित हो, कृषि भूमि 10,000 से कम एरिया या कंटेनमेंट बोर्ड की स्थापना सीमाओं में 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी में स्थित होनी चाहिए। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड से, यानी केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित जो स्वर्ण जमा बॉन्ड योजना 1999 के अंतर्गत निर्गमित किए गए स्वर्ण जमा बॉन्ड या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण मुद्रित योजना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के अंतर्गत जो जमा प्रमाण पत्र डिपॉजिट सर्टिफिकेट पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं। स्वयं अर्जित जो संपत्तियां हैं सेल्फ जनरेट एसेट्स, इसमें जैसे कि गुडविल्स हैं, टेंसी राइट्स हैं, किराएदारी का अधिकार, रूट परमिट, लूम हाउस यानी करघंटा, इसको बोलेंगे लूम्स मतलब करघरगा, ठीक है। करघरगा जो होता है ना, करघा, ठीक है, जो कहें कि बुनियादियात के कपड़ों से संबंधित होते हैं, को स्वयं अर्जित करता है या स्वयं अर्जित संपत्तियों को शामिल उसमें किया जाता है। स्वयं अर्जित संपत्तियों की प्राप्ति की लागत मूल्य उसमें शून्य मानी जाती है और संपूर्ण विक्रय मूल्य की रकम को पूंजी लाभ माना जाता है। अब यहां पर हम पूंजी संपत्ति से आशय जो 2.4 के अंतर्गत आपको दिया गया है ये हो गई। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, इसमें गोल्ड बॉन्ड पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पूंजी संपत्ति में इसमें ऐसी जो संपत्ति है जो पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाती, व्यापारिक माल है, व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली चल संपत्तियां हैं, कृषि भूमि है, गोल्ड बॉन्ड है। गोल्ड बॉन्ड जो कि 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977 या 7% गोल्ड बॉन्ड 2000 या नेशनल डिफेंस गोल्ड 1980, ये बॉन्ड्स वर्तमान में प्रचलित में नहीं है, इसलिए इनका उल्लेख केवल सैद्धांतिक रूप से सैद्धांतिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है। जैसे कि आपका धारक बॉन्ड, स्पेशल बेरर बॉन्ड 1991 1991, यह भी अभी वर्तमान में प्रचलित में नहीं है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जो स्वर्ण जमा योजना 1999, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, इसके अंतर्गत गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 1917, इसके अंतर्गत जारी जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट धारा 214 के अंतर्गत पूंजी संपत्ति में परिभाषित नहीं है, यह भी अभी वर्तमान में प्रचलित नहीं है। तो इन सबको छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी को पूंजी संपत्ति माने जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए गुडविल है, पेटेंट है, पार्टनर्स आपके हैं, मनी फर्म में साझेदारों का भाग है, उसकी लाइसेंस है, ये सब पूंजी संपत्ति के अंतर्गत माने जाते हैं। पूंजी संपत्तियों के जो टाइप्स हैं हम उसमें बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी संपत्ति के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पूंजी संपत्ति के जो प्रकार हैं वो मुख्यतः दो हैं। एक तो होता है अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म के लिए अल्पकालीन पूंजी लाभ, और दूसरा है आपका दीर्घकालीन पूंजी लाभ। ये दो आपके हैं, है ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड कैपिटल गेन और लॉस, तो ये पूंजी संपत्तियों की भूमि, भवन, प्लाट, कृषि भूमि, ठीक है, अचल संपत्ति, सोना चांदी, बहुमूल्य धातुएं हैं, आभूषण है, प्रतिभूतियां हैं, ये जो भी चल संपत्तियां आती हैं आयकर अधिनियम के दृष्टिकोण से संपत्ति जो है माने जाते हैं। उसके लिए दो तरीके से हैं आपके,
आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरीके से इसको विभाजित करते हैं। पूंजी संपत्ति अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो है, इसमें संपत्तियों को हम लेते हैं तो अल्पकालीन यानी कि 14-24 माह से कम होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए भूमि, भवन, प्लांट, ये जो अचल संपत्ति है ये 24 माह या इससे कम होगा तो उसको हम अल्पकालीन मानेंगे। यदि मान लीजिए वो 24 माह से अधिक यानी कि 2 साल से अधिक होगा तो वह दीर्घकालीन हो जाएगा। उसकी अवधि जिसमें काउंटिंग करना है आपको समझना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दूसरा है यदि मान लीजिए सोना, चांदी, हीरे जवाहरात बहुमूल्य धातुएं हैं, ठीक है, आभूषण है, तो उसके लिए ये 36 मंथ 36 माह, ठीक है, 36 माह या कम होगा। हाँ ये टॉपिक तो आपका सोना, चांदी, हीरा जवाहरात और ये बहुमूल्य जो धातुएं हैं 36 मंथ या फिर इससे कम होगा तो यह अल्पकालीन हो जाएगा। दूसरा यदि 36 मंथ से एबव है, ऊपर यदि दिया गया है तो फिर वो दीर्घकालीन की श्रेणी में आएगा। कंपनी के अंश है, ऋण पत्र है, प्रतिभूति है, यदि ये 12 माह के लिए यानी कि 1 साल के लिए 1 साल तक के है तो ये अल्पकालीन होगा। यदि 1 साल से ऊपर होता है तो वह दीर्घकालीन श्रेणी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम आपका 2 साल है और 2 साल के ऊपर यदि होता है तो वह दीर्घकालीन माना जाएगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस है, तो इसमें भूमि, भवन, यहाँ आपको ये देखना है कि भूमि, भवन, प्लांट यदि ये शामिल हैं और इनकी पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से प्राप्त जो पूंजी लाभ है वो अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। यदि ऐसी हस्तांतरित संपत्तियों का करदाता के पास 24 माह या इससे कम नहीं हो, जो कि अवधि मैंने आपको बताया, तो इन अवधियों को आपको बहुत अच्छे से लेना है, समझना है। कंपनी के अंश, म्यूचुअल फंड, यूनिट, स्टॉक, एक्सचेंज की लिमिटेड प्रतिभूतियां, इनके लिए भी आपको सुबह बताया कि 12 माह से कम होना चाहिए तो वह अल्पकालीन होगा। यदि इससे अधिक होता है तो वह दीर्घकालीन हो जाता है। डेप्रिसिएशन जो निकाले जाएंगे यानी जिन संपत्तियों पर व्यापार अथवा पैसे शीर्षक के अंतर्गत राज जो है स्वीकृत है, तो इससे संबंधित लाभ या हानि सदैव अल्पकालीन पूंजी की लाभ हानि होगी, चाहे संपत्ति आपका 36 माह से ज्यादा रहा हो या कम रहा हो। यहाँ पर अल्पकालीन पूंजी लाभ की जब आप गणना करेंगे तो उस समय आपको ये देखना होगा, पूंजी लाभ की जब आप गणना करेंगे तो संपत्ति का हस्तांतरण पर उसका जो प्राप्त लाभ प्रतिफल है, कंसिडरेशन है, सेल्स कंसिडरेशन, इसमें आप माइनस करेंगे संपत्ति की प्राप्त करने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसमें सुधार जो हुआ है उसको माइनस करेंगे, जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस हैं, हस्तांतरण में जो खर्च हुए हैं वो उसको माइनस करेंगे, तो आपके पास अल्पकालीन पूंजी लाभ आ जाएगा या पूंजी हानि आ जाएगी। दीर्घकालीन पूंजी लाभ या हानि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ के विक्रय या उसका प्रतिफल का मूल्य लेंगे, इसमें माइनस करेंगे संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांकित लागत इंडेक्स कॉस्ट। दूसरा इसमें संपत्ति की जो सुधार की सूचकांकित लागत है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये माइनस करेंगे। संपत्ति के विक्रय या हस्तांतरण के माध्यम से इसमें यदि कोई खर्च हुए हैं उसको भी आप माइनस करेंगे, तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ की आपकी गणना होगी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके दीर्घकालीन और अल्पकालीन के लिए। अब इसमें इंडेक्स जो है, इंडेक्स आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर विशेष ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में दिया होता है इंडेक्स और कई बार निकालना भी होता है।
यानी दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना के लिए जो सूचकांक है वह काफी महत्वपूर्ण है। ये जब आप प्रश्न आप करेंगे तो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। तो केंद्र सरकार के दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना के लिए लागत मुद्रास्फीति सर कहाँ चले गए? किसी का अटेंड हो रहा है क्या? नहीं। अभी होगी कि नहीं क्लास? पता नहीं सर कहाँ चले गए वही।
एडवांस अकाउंट में भी सर क्या पढ़ा रहे, किसी को पता है क्या? सर आएंगे कि नहीं ये तो बता दो कोई। नहीं आएंगे भाई। तो कर क्या रहे हो यहाँ पे, चलो निकलो सबके सब। देख रहे हैं कैसे दिखता है स्काइप। अरे कभी नहीं देखा है क्या? नहीं, गांव से आए हम है लोग। कौन भाई? गांव से है भाई तू? हम्म। देखा है कौन से गांव? कौन से गांव से? अच्छा टेकर दी से है। हम्म। बढ़िया बढ़िया, ये कहाँ है भाई? गूगल मैप में सर्च मारना। अरे अरे, बढ़िया, वही वाला है क्या जहाँ से मोतीपुर से जाता है, वही वाला? हम्म। सर तो अरे, दिखा रहे हैं कॉल में, आवाज क्यों नहीं आ रहा सर का? फोन करके पूछे तो सर को। हम्म, सर को मैं लेफ्ट कर देता हूँ।